देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका उस खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो हम लोगों ने कल पढ़ा कंपनी तीन टाइप की है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। सबसे ज्यादा कौन सी कंपनियां बनती है देश में? लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या अनलिमिटेड कंपनी इज जस्ट लाइक ए पार्टनरशिप फर्म? नहीं, समवॉट एक ही चीज है। मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी पर्सनल हो जाती है, डायरेक्ट। अनलिमिटेड के साथ साथ क्या हो जाती है? पर्सनल। आउटसाइडर डायरेक्टली उनके ऊपर सूट फाइल करके अमाउंट रिकवर कर सकता है, जबकि अनलिमिटेड कंपनी में आउटसाइडर मेंबर्स के ऊपर डायरेक्टली सूट फाइल नहीं कर सकता। ये हमने पढ़ा था, लिख भी लिया था। अब इसके आगे नेक्स्ट डेफिनेशन इज बॉडी कॉर्पोरेट। इफ दिस इज इंडियन, दिस इज ह्यूमन। लिखने की जरूरत नहीं है इसको। ऑल इंडियंस आर ह्यूमंस, बट ऑल ह्यूमंस आर नॉट इंडियंस। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है एक दिन ऐसा हो जाएगा कि ऑल ह्यूमंस आर इंडियंस। अभी भी धरती की आबादी का 1/5 1/6 हिस्सा तो एवरी फिफ्थ और सिक्स्थ पर्सन ऑन प्लेनेट इज इंडियन। वी आर टू मैनी यार, बहुत है हम लोग संख्या में। ऑल इंडियंस आर ह्यूमंस बट ऑल, सर ऐसा क्यों कि ऑल ह्यूमंस आर नॉट इंडियन? अरे भाई, कुछ पाकिस्तानी भी हैं, कुछ अमेरिकन हैं, कुछ यूके वाले हैं, ऐसे। बस एग्जैक्टली यही रिलेशन है कंपनी जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। मैंने आपको, अच्छा आपका तो ग्रुप अभी नया बना है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसे एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड। ये हिंदुस्तान की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अभी टॉप पे चल रही है आर आई एल। 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका उसका, है ना? तो आर आई एल, टी सी एस, एच डी एफ सी बैंक, ये सब कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। अब देखो, बॉडी कॉर्पोरेट means a company which is incorporated outside India. For example, Apple Incorporated, Alphabet Incorporated, जो गूगल ब्रांड नेम है, इसकी कंपनी कौन सी एक्चुअली? अल्फाबेट। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, Amazon, ये सब कैसी कंपनियां हैं जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है? ये क्या कहलाएगी? बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी, ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स, but all body corporates are not companies. Am I right? All companies, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ या ना? ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। सर बॉडी कॉर्पोरेट का सेक्शन क्या है? गुड क्वेश्चन शुभम, वो आपको नोट्स में मिलेगा। और नोट्स जो हैं वो तरुण महाजन ऐप पे मिलेंगे। उसकी लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप पर, रुको अभी डाल देता हूँ। और जो लोग यहाँ ऑफलाइन बैठे हैं वो लोग तो नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं नीचे नोट्स काउंटर पर से। ये लो, आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैंने 3 मैसेज डाले। उसमें पहला मैसेज तो तरुण महाजन ऐप का लिंक है। एंड्रॉयड वर्जन का भी है, आईओएस वर्जन का भी है। उसके बाद उसके नीचे एक वीडियो डाला है कि कल को जब आप ये ऐप इंस्टॉल कर लें तो ऐप में कहाँ जा करके आपको नोट्स मिलेंगे, रिवीजन ऑडियोज मिलेंगे। वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। हाउ टू यूज़ द ऐप। जैसे तो आप बड़े टेक से भी लोग हो यार, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चला लेते हो, छोटे से ऐप में से कुछ ढूंढना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। पर अपना इंटरेस्ट नहीं हो तो चीज़ें मिलती नहीं है।
तो इसलिए एक वीडियो बना के दिया है कि ऐप में नोट्स कहाँ पे आपको मिलेंगे। और इसमें एक नोट भी डला है, तरुण महाजन ऐप में आपका यूज़र नेम वही रखिएगा जो एकेडमी की फीस स्लिप में है, नहीं तो अगर ऐप में और एकेडमी में अलग अलग नाम होगा तो आपके टेस्ट मार्क्स एकेडमी के मास्टर रिजल्ट फाइल में ऐड नहीं होंगे और आपका टेस्ट नील माना जाएगा। मतलब नाम सही लिखना है यार, दो नाम तो नहीं है आपके, नहीं मतलब फॉर्मल नाम तो एक ही है ना। वो घर वाला इधर बिल्लू पिंकी पप्पू मोनू सोनू टोनू वो वाले नाम इधर मत लिख देना आप। नोट्स में आपको ज्ञान प्रकाश सेक्शन मिल जाएगा कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में गिवन है। जरा देखो जिनके पास नोट्स हैं, सेक्शन 2 के कौन से क्लॉज में? 11। सेक्शन 2 क्लॉज 11 है ज्ञान, सेक्शन 2 क्लॉज 11। अच्छा, आपने एक बात नोटिस करी है कभी कि जितने भी डेफिनेशन सारे एक्ट में सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन होता है और सेक्शन 2 क्या होता है? डेफिनेशंस। और सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होती है। तो कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि यार वो 287 सब्सिडरी कंपनी का है कि बॉडी कॉर्पोरेट का, तो बी पहले आता है और एस बाद में आता है, तो 287 डेफिनेटली किसका होगा? सब्सिडरी का होगा। और 211 किसका होगा? बॉडी कॉर्पोरेट का। चलो, तो मैं आपको कह रहा था ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स, बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है? इट्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या एप्पल इनकॉर्पोरेटेड एक कंपनी है? ना, बिल्कुल ना। कंपनी मीन्स ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। एप्पल इनकॉर्पोरेटेड तो अमेरिका में इनकॉर्पोरेट हुई है, वो इंडिया के एक्ट पर रजिस्टर नहीं हुई है। एप्पल इनकॉर्पोरेटेड जो है वो कंपनी नहीं है। क्या एप्पल इनकॉर्पोरेटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है? दुनिया में कहीं भी कोई कंपनी बने वो सब किस में आएगी? बॉडी कॉर्पोरेट। मान लो एक कंपनी पनामा में रजिस्टर हुई है, सर ये कौन सी डिश है खाने की? अरे देश का नाम है पनामा, नहीं सुना आपने? अरे यार, तुमने बचपन में ज्योग्राफी में पनामा की नहर, पनामा कैनल नहीं पढ़ा क्या कभी? चलो छोड़ो फिर, अब क्या बताऊं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये काम करना आज घर जाने के बाद में, यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना पनामा कैनल, और 10-15 मिनट का एक वीडियो मिलेगा, देखना बहुत मजा आएगा आपको। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। बट हटाओ अलग, पनामा एक देश है जो इंडिया में नहीं है, बता देता हूँ। कैरेबियन कंट्री है आई कैन से, अमेरिका के मैक्सिको के नीचे की साइड है। तो मान लो एक कंपनी पनामा में रजिस्टर हुई है, कैन यू कॉल इट अ बॉडी कॉर्पोरेट? यस और नो, कम ऑन यार। ओके, कैन यू कॉल इट अ कंपनी? नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। और अफगानिस्तान में अगर कोई कंपनी, आई डोंट नो वहाँ कंपनी, वहाँ तो कानून ही नहीं है वैसे तो बट सपोज हो कानून, मुझे क्या पता। हाँ, तालिबान टेररिज्म प्राइवेट लिमिटेड, तो अब वहां एक कंपनी बनी तो क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? बिल्कुल है। ज्ञान प्रकाश जी, आपका ज्ञान गलत है। साउथ अमेरिकन कंट्री की नहीं है एप्पल, इट इज यूएस कंपनी। हाँ, फॉरेन कंपनी अभी हमने पढ़ा नहीं है तो मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, अगली स्लाइड पे करेंगे उसकी बात। सर एक बात बताओ, ये डेफिनेशन अपनी जगह सही है पर वैसे बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है? अरे भाई, जो आर्टिफिशियल पर्सन हो, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो, जिसकी कॉमन सील हो, जिसके शेयर ट्रांसफरेबल हो, मोस्टली जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी हो, जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती हो, खरीद सकती हो, बेच सकती हो, उसको क्या कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ डेफिनेशन जो है ये तो खैर समझने की बात थी, लिखने की बात ये है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, ये डेफिनेशंस ना दो तरह की होती है, इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। इन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन पता है कैसी होती है? बॉडी कॉर्पोरेट मींस, तो फिर तो जो ये लिखा है बस वही है, उसके अलावा और कुछ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है।
लेकिन जब इंक्लूड्स लिखा होता है, इसका मतलब जो हम बता रहे हैं वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन कुछ और भी बॉडी कॉर्पोरेट होने को हो सकता है। ये अपने आप में एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। अरे इनकम टैक्स एक्ट में तो ज्यादा करके डेफिनेशन जो है ना वो आपको कैसे मिलेगी, इंक्लूसिव मिलती। खास तौर से इनकम टैक्स एक्ट में जब आपको इनकम की डेफिनेशन बढ़ाएंगे तो वो उन्होंने एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं दी है, क्योंकि अगर वो इनकम की डेफिनेशन एग्जॉस्टिव दे दें कि इनकम मींस 1 2 3 4 5, तो आप तो साबित कर दो कि जो मेरे को पैसा मिला है वो छठे नंबर की चीज से मिला है, इन 5 नंबर से तो नहीं मिला है, तो ये तो इनकम ही नहीं है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं दूंगा। इसलिए उन्होंने क्या बोला है, इंक्लूड्स, ये जो लिखा है इसके अलावा हमारी जिसकी इच्छा होगी उस सबको भी हम इनकम मान लेंगे। तो यहाँ भी ये डेफिनेशन कैसी है, इंक्लूसिव है। बॉडी कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, लेट मी टेल यू। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो क्या इसमें कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड इंडिया शामिल होगी? बिल्कुल होगी। इंक्लूड्स लिखा है मतलब आउटसाइड वाली तो है, पर इनसाइड वाली भी है। पर क्या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है एज पर द कंपनीज एक्ट? एक बात समझो कि आप जब कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं किसी एक्ट में, तो उसको एक्ट के बाहर किसी दूसरे एक्ट में या जनरल लाइफ कंडीशंस में लगाने की कोशिश ना करें, है ना। जैसे अब कंपनी वर्ड है, मान लो आपको किसी फ्रेंड ने, कोई आपके कजिन ने पूछा, कह रहे वो शाम को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी है तो तू भी आएगा क्या? बोले क्यों? अरे बोले यार तेरी कंपनी रहेगी तो अच्छा रहेगा, अकेले तो मैं बोर हो जाऊंगा। बोले मेरी कंपनी, मेरी कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। मैंने कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा। कजिन बोलेगा बावरा बेचारा पागल हो गया। ये फैन बंद कर दो यार, चूं चूं कर रहा है। तो समझो, चुप हो जा भाई। अरे क्या बात है, बड़ा आज्ञाकारी पंखा निकला है तो। कजिन आपको बोल रहा है भाई तू रहेगा, तेरी कंपनी रहेगी, अच्छा रहेगा। बोले मैं रहूंगा, मेरी कंपनी नहीं रहेगी। तो यार जो डेफिनेशन इस एक्ट में पढ़ रहे हो ना, उसको इस एक्ट के बाहर लगाने की कोशिश मत करना। जैसे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन यहाँ अलग है, एलएलपी एक्ट में अलग है, विदेशों में इसकी डेफिनेशन अलग है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट में देखने जाओगे तो डेफिनेशन अलग मिलेगी। हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कौन से पर्पज से है, कंपनीज एक्ट के पर्पज से। कंपनीज एक्ट ने बोला इट एक्सक्लूड्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वैसे अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के लक्षण देखोगे ना, तो उसके सारे लक्षण बॉडी कॉर्पोरेट वाले हैं। आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेरी मच अ बॉडी कॉर्पोरेट देखा जाए तो, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। सर ऐसा क्यों करा सरकार ने, तो अच्छी बढ़िया बॉडी कॉर्पोरेट थी, इसको बेचारी को मानने से मना कर दिया, रो रही होगी कहीं कोने में बैठ के। एक्चुअली अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी बॉडी कॉर्पोरेट मान लिया तो कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजन उसके ऊपर लगना शुरू हो जाएंगे, जबकि उनके लिए तो सरकार ने, भारत कानूनों का देश है। तो द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1950, मैं बोल देता हूँ कुछ भी, अब मुझे तो याद नहीं ईयर, आपको भी नहीं, आपको पता है? नहीं फिर यही सही है। द द एमपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1950 में, हाँ तो उनको बॉडी कॉर्पोरेट ही माना हुआ है। अब अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहां बॉडी कॉर्पोरेट मान लिया तो प्रॉब्लम आएगी, कुछ सेक्शन कंपनीज एक्ट के लगने लग जाएगी, जबकि उसके लिए तो एक्ट ही अलग है। इसीलिए उन्होंने बोल दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। नाइस। बॉडी कॉर्पोरेट स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को बोल दे
कि इसको बॉडी कॉरपोरेट नहीं माना जाएगा तो फिर नहीं माना जाएगा। ओके, तो एक छोटी सी डेफिनेशन है बॉडी कॉरपोरेट की, नोट कर लिया आपने? अब इसके आगे नेक्स्ट, हाँ आप फॉरेन कंपनी के बारे में पूछ रहे थे राइट? चलो उसकी बात करते हैं। फॉरेन कंपनी क्या होती है सर? फॉरेन कंपनी का मतलब वो कंपनी जो फॉरेन में रजिस्टर हो जाए। बिल्कुल सही है, जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर होगी ना उसको आप कभी भी फॉरेन कंपनी नहीं कहोगे। एक बात बताओ, amazon इंडिया लिमिटेड नाम से क्या लगता है, क्या ये कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई है? amazon इंडिया के बाद क्या बोला मैंने? लिमिटेड। ये कंपनी कहाँ रजिस्टर हुई है? इंडिया में। amazon इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। बेसिकली ये सब्सिडरी है amazon इनकॉर्पोरेटेड यूएसए की। तो मुझे एक बात बताओ, और पूरा उन्हीं का बिजनेस कर रही है, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं amazon इंडिया लिमिटेड को फॉरेन कंपनी कहूंगा? हाँ या ना? ना, बिकॉज इट्स अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। अरे इसके पेरेंट विदेशी हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जैसे सोनिया गांधी जी, born in Italy, now she is citizen of India, that's a different story. Now his son Rahul Gandhi incorporated in India, तो by default he is a citizen of India यार। तो सिमिलरली अगर ये कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपनी। एक बात बताओ, पाकिस्तान से 10 लोग इंडिया आए, नहीं वो तार के नीचे से नहीं, ऑफिशियली फ्लाइट लेके आए, वीजा वीजा लेके इधर इंडिया में 1 महीना रुके हैं और एक कंपनी रजिस्टर करा लें, पहली बात तो क्या फॉरेन सिटीजन कंपनी का मेंबर बन सकता है? यस और नो? बिल्कुल बन सकता है। इन 10 पाकिस्तानियों ने मिलकर इंडिया में कंपनी रजिस्टर कराई, यहाँ मैनेजर अपॉइंट करा, एम्प्लॉय अपॉइंट करे, बिजनेस रिलेशन जो इनके डेवलप्ड थे उनसे बिजनेस करना शुरू कर दिया, ये वापस पाकिस्तान चले गए और 10 मेंबर है इस कंपनी के, 10 के 10 पाकिस्तानी है, कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई है। क्या ये कंपनी है या फॉरेन कंपनी है? वेरी मच इट इज ए कंपनी बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। ओके, फॉरेन कंपनी की पहली शर्त तो क्या है? इट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। अदरवाइज फिर फॉरेन कंपनी नहीं, फिर तो कंपनी कह देंगे। आउटसाइड इंडिया है, अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज नॉट अ कंपनी, अ फॉरेन कंपनी माय डियर। एक कंपनी है जो ब्राजील में इनकॉर्पोरेट हुई है और वो कभी इंडिया नहीं आई, हम उसको फॉरेन कंपनी नहीं कहेंगे। अरे मान लो आप अमेरिका घूमने चले गए और आप मम्मी से फोन करके बात बात पे कर रहे हो और क्या कह रहे हो, अरे मम्मी यहाँ तो इतने सारे फॉरेनर्स है, क्या बताऊं। भैया तू फॉरेनर है वहां, वो तो वहीं के सिटीजन्स हैं। तो अगर एक कंपनी अमेरिका में बने और अमेरिका में ही रहे तो हम उसको फॉरेन कंपनी नहीं कहेंगे। वो यहाँ आए तो हम उसको कुछ कहें, वो वहां पैदा हुई है वहीं है, हम उसको देख भी नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे, मिल भी नहीं रहे, काम भी नहीं कर रहे, हम उसको कुछ कहें क्यों? नहीं सर फिर भी कुछ तो कह दो। बॉडी कॉर्पोरेट, एक कंपनी यूके में रजिस्टर हुई, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। एक कंपनी यूके में रजिस्टर हुई, उसने इंडिया का मुंह भी नहीं देखा, कोई धंधा भी नहीं करा, कुछ ही नहीं करा, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। बट इफ इट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड देन इट स्टार्ट्स डूइंग बिजनेस इन इंडिया, तभी जाके वो क्या कहलाएगी? फॉरेन कंपनी कहलाएगी। प्लस सपोज एक कंपनी चाइना में बनी एंड देन इट स्टेब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, चाहे वो प्लेस ऑफ बिजनेस उसका खुद का हो या किसी एजेंट के थ्रू हो। आजकल बहुत सारी साउथ कोरिया की कंपनियां इंडिया में सॉफ्ट टॉयज, नूडल्स और तरह तरह की चीजें बेच रही हैं। वो जब से उन लोगों की सीरीज इंडिया में पॉपुलर हुई ना, के ड्रामा जिसको बोलते हैं, सुना क्या आपने ऐसा कुछ?
के ड्रामा आजकल, और उनका वो कौन सा बैंड है, बीटीएस। हाँ, वो तो भयंकर पॉपुलर। मजे की बात क्या, साउथ कोरिया की जो वेब सीरीज है उनका कोरियन लैंग्वेज से हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, इंग्लिश अवेलेबल नहीं है। क्योंकि यूके यूएसए के लोग नहीं देख रहे हैं उसको, भर भर के कौन देख रहा है, इंडिया के लोग देख रहे हैं, भयंकर देख रहे हैं वो उसको। उसकी वजह से वहां के प्रोडक्ट्स इंडिया में पॉपुलर हो गए उन सीरीजेस की वजह से। और इसलिए वहां की कुछ कंपनियों ने यहां बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। उनके नूडल्स को रैमन नूडल्स कहा जाता है, रामन बोलते हैं शायद, हाँ रामन। भगवान श्री राम से इनका कोई कनेक्शन नहीं, बता देता हूं। मैंने खा लिए थे एक बार, बस उल्टी नहीं हुई मुझे, समझ लो आप। तो यार वहां की कंपनी ने बोला हम रामन नूडल्स और सॉफ्ट टॉयज बेचेंगे, और उन्होंने खुद इंडिया में दुकान खोल ली। वो हो गई भाई साहब फॉरेन कंपनी। उन्होंने फ्रेंचाइजीज बांट दी यहाँ पे, 500 100 50, तब भी वो क्या है, फॉरेन कंपनी। वो फिजिकली यहाँ पे काम कर रहे हैं तो भी वो फॉरेन कंपनी, जैसे दुकान खोल ली मैंने कहा। वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी यहाँ एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, और वहां से वो गुड्स यहाँ भेजते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, कस्टम क्लियरेंस होके आपके घर आ जाता है। तो भी वो कंपनी क्या कहलाएगी, फॉरेन कंपनी। सर, हम वहां जाते हैं और उनसे कंटेनर भर के माल खरीद लेते हैं, और फिर हम यहां लाके बेचते हैं, क्या वो फॉरेन कंपनी है? नहीं यार। अब तुम इंपोर्ट कर रहे हो तो बेचने के बाद दे आर नॉट कंसर्न कि इंडिया में तुम कम बेच रहे हो, ज्यादा बेच रहे हो, बेच पा रहे हो, नहीं बेच पा रहे हो, उसके आफ्टर सेल सर्विस, दे आर नॉट कंसर्न। उन्होंने तो तुमको बेच दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट कर देने भर से फॉरेन कंपनी नहीं बन जाने वाले। कौन सी? देखो मेरे को सारे फॉरेन कंपनियों के नाम रटे हुए थोड़ी हैं, आपको मेरे को डिटेल देनी पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। क्या वो कंपनी भारत, जिस कंपनी का नाम आप कह रहे हैं, क्या वो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है? ओके, जर्मनी, वेरी नाइस। क्या उनका कोई फिजिकल ऑफिस यहाँ पर सिचुएटेड है? बस, तो फिर वो फॉरेन कंपनी की कैटेगरी में आ जाएंगे। सर तो फिर वो बस एक बार वो फॉरेन कंपनी बन गए ना, फिर हम उनको इतना मारेंगे। एक बात बताओ सर, फॉरेन कंपनी होने से होता क्या है? चैप्टर 22 अप्लाई हो जाता है कंपनीज एक्ट का। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1। क्या अप्लाई हो जाता है? चैप्टर 22। सर उसमें क्या होता है, वो जब चैप्टर 22 पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊं। चैप्टर 22 पढ़ेंगे हम। उनको इंडिया में कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, दैट वी विल स्टडी। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सक्लूसिवली इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं कि अगर आप इंडिया में सेटअप करना चाहते हैं तो हम आपको क्या बोलते हैं, टर्न की सर्विसेज देंगे अंडर वन रूफ। कि यहाँ ऑफिस किराए पे कैसे लेना, लैंडलॉर्ड से एग्रीमेंट कैसे करना, आरओसी को कौन से नोटिसेस देना, कौन से रिटर्न फाइल करना, पैन नंबर अगर लेना पड़े तो कैसे लेना, रिटर्न फाइल करना पड़े तो कैसे करना, फैमा का कंप्लायंस कैसे करना, यहाँ पर बिजनेस नेटवर्क कैसे चलाना, यहाँ पे अकाउंटिंग हम करके देंगे, यहाँ का जीएसटी कंप्लायंस हम करके देंगे। आप तो बोलो कि आपको इंडिया आना है, हमारे पास में फुल सोल्यूशन अवेलेबल है। आप हमारी फीस दो, बाकी भूल जाओ। ऐसे हमने 100 कंपनियां सेटअप करवा दी इंडिया में, आप भी आ जाओ, लीगल ऑपरेशनल वॉट सब हम करवा के देंगे। देर आर पीपल जो फुल टाइम इसी चैप्टर 22 की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरा उनका बिजनेस एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिस ही उनकी इसी के अराउंड चलती है। क्योंकि उनको इधर का कुछ समझ नहीं आता ना यार, कि यहाँ आएंगे तो पता नहीं क्या लफड़े में फंस जाएंगे, हमको पता ही नहीं है। पूरी दुनिया भर में यही प्रैक्टिस चल रही है। अब जैसे आई हैव बीन टीचिंग मेनी पीपल, तो एक बंदे की रिक्वायरमेंट आई कि यार हमारी कंपनी को बांग्लादेश में कुछ सेटअप करना है। तो अब यार क्या है, आप अमेरिका में ढूंढने जाओ तो आसानी से मिल जाएगा, बांग्लादेश वाला कहाँ से लाओगे?
Do you know anybody who is practicing in Bangladesh and who can help us in setting up our office over there? And fortunately I know it, क्योंकि मैंने वहाँ के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया हुआ है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने उनको कनेक्ट कर दिया। इस बंदे ने सारी रिक्वायरमेंट की लिस्ट भेज दी। मैंने बोला अब मैं भी पढ़ूँ, जरा देखूँ क्या क्या लगता है। उसने पूरा बताया कि बांग्लादेश में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और हम ये कंप्लायंस करने में आपकी कैसे मदद करेंगे। उनका वही बिजनेस है, दे आर डूइंग इट। चलो, या फिर और कंडक्ट बिजनेस इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। मतलब सरकार बोले यार हमने ये सब लिख दिया, पर हमारी जानकारी में नहीं हो कि बिजनेस और भी कोई तरीके से होता हो और तुम कर रहे हो। वो कभी आपने, होली आने वाली है थोड़े दिनों बाद, होली का वॉज नेम ऑफ अ गर्ल, पता है आपको? वो स्टोरी सुनी है आपने, हिरण्यकश्यप वाली? हिरण्यकश्यप भगवान से वरदान मांगने गए थे कि मैं अमर हो जाऊं। भगवान बोले देख अमर अमर तो नहीं हो पाएगा, पर मैं तेरे को वरदान देता हूं कि तू घर के अंदर तेरा कोई मर्डर नहीं कर सकेगा, घर के बाहर तेरा कोई मर्डर नहीं कर सकेगा, न तू अस्त्र से मारा जा सकेगा, न शस्त्र से मारा जा सकेगा, न इंसान तुझे मार सकेगा, न जानवर तुझे मार सकेगा। ऐसा लंबा लॉ बना दिया। फिर उसको, उनको हिरण्यकश्यप को मारा गया घर की दहलीज पे, न घर के अंदर न बाहर, नाखून से मारा, न अस्त्र थे न शस्त्र थे। और वो भगवान का कौन सा अवतार था, मैं नाम भूल गया, नरसिंह अवतार, जो कि हाफ हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल, राइट? तो मतलब लॉ मेकर 50 प्रोविजन भी लिख दे कि तू फिजिकल प्रेजेंट है तो भी फॉरेन कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट है तो भी फॉरेन कंपनी है, खुद से प्रेजेंट है तो भी फॉरेन कंपनी है, और तू एजेंट के थ्रू प्रेजेंट है तो भी फॉरेन कंपनी है। इनने सब लिख दिया। ये पांचवा तरीका लाया, बोले देख अब मैं फॉरेन कंपनी नहीं हूं, क्योंकि जो तूने लिखा है मैं तो वो कर ही नहीं रहा हूं। उसका रास्ता निकाल रहा है। सरकार बोले तू चीटिंग करता है, इसलिए हम पहले लिख देते हैं और कंडक्ट बिजनेस इन एनी अदर मैनर इन इंडिया। तो तुझे क्या मान लिया जाएगा? फॉरेन कंपनी। सर तो ये फॉरेन कंपनी मान लेंगे तो क्या ये हमारे प्राण ले लेंगे? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत ये जो 29 चैप्टर्स वाला एक्ट है, इसके चैप्टर 22 का कंप्लायंस करना पड़ेगा आपको। गवर्नमेंट कंपनी नेक्स्ट। अरे इधर डाउट्स हैं। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बिल्कुल सही हर्षवर्धन। अनन्या कह रही है अगर कंपनी रजिस्टर्ड अमेरिका में है और ब्राजील में बिजनेस कर रही है तो फॉरेन कंपनी होगी क्या इंडिया में? नहीं, इंडिया में है। ये ना हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वो तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने नहीं देखा, हम कुछ नहीं कहेंगे उसको। सर अगर कोई गेम है जो चाइना की कंपनी ने बनाया है बट इलेक्ट्रॉनिक मोड से इंडिया में कंडक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल पबजी। देखो एक्चुअली क्या होता है शुभम, प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरी दो अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आप उस गेम को बेच रहे हैं यहाँ पर और लोग उसके लिए पैसा दे रहे हैं आपको, तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस है। केवल ऑनलाइन कंटेंट डाल दी कि हमारी एक वेबसाइट और लोग उसको देख पा रहे हैं तो देखा आ गए तुम इंडिया में, अब पकड़ लो इनको, ऐसा नहीं होता है। दे मस्ट डू बिजनेस। सिर्फ प्रेजेंस हो जाने से काम नहीं चलता है। ओके, कोई फ्री सर्विसेज है, कोई कोरियन कंपनी की वेबसाइट है, उस पर कोई फ्री फीचर्स अवेलेबल है, आप यूज कर रहे हो इंडिया में, तो वो कोई फॉरेन कंपनी थोड़ी हो जाएगी इंडिया में। वो बिजनेस करना चाहिए इंडिया में, पैसों का कुछ लेन देन होना चाहिए, तब जाकर के वो फॉरेन कंपनी होगी। गवर्नमेंट कंपनी, हाँ सर वो हमको मालूम है, जिधर ढंग से काम काज कुछ होता नहीं है। टेबल के ऊपर कम काम होता है, टेबल के नीचे से ज्यादा होता है। नहीं नहीं वो नहीं, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी in which not less than 51% of the paid up share capital is held, मतलब मेजॉरिटी शेयर सरकार के पास है। मित्रों मैक्सिमम शेयर किसके पास है? सरकार के पास है। वो कंपनी क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये अपने एक्स बेचारे ऐसे मामा जी
मामा जी ने चुनाव जिताया, उनको ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, आते पता ही नहीं चल रहा उनके। या तो सुनो, या तो फिर से हाँ? या तो किसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई एक स्टेट गवर्नमेंट, या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट। देखो मैंने यहां ब्रैकेट में एस लिखा है, इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है एस का पता है मतलब क्या है? या तो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स। या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। सर 20-20% शेयर सबके पास है, एमपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या वो गवर्नमेंट कंपनी होगी? 20 एमपी गवर्नमेंट, 20 यूपी गवर्नमेंट एंड 20 सेंट्रल गवर्नमेंट, बताओ क्या वो गवर्नमेंट कंपनी होगी? बिल्कुल होगी। इट इंक्लूड्स सब्सिडरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी को भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। आपकी एग्जाम में ज्यादा करके जो क्वेश्चंस है वो केस स्टडी फॉर्मेट में आएंगे ना, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो पूरी डेफिनेशन एज इट इज लिख करके आने का आपको, उसमें कुछ थोड़ा कम ज्यादा भी लिख दिया तो चलता है। पर जब केस स्टडी आती है ना, तो पूरे सेक्शन पे नहीं आती है, उसमें से किसी एक पॉइंट पर फोकस करके आती है। रिप्लाई में आप पहले पूरा सेक्शन लिखते हो, बट जो केस स्टडी कंक्लूड होती है वो उसी चीज से कंक्लूड होती है जिस चीज पे वो फोकस्ड है। जैसे चलो मैं आपके लिए कुछ केस स्टडी बनाता हूँ। इसको हम गायब कर देते हैं जरा, एक सेकेंड। समझो, इधर देखना, देखना इधर है, कॉपी में मत देखना। आप बताओ, एक कंपनी है, उसका नाम है एबीसी लिमिटेड। उस कंपनी ने 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर रखे। 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है। दो बार नहीं बोलूंगा, एक बार में सुन लेना। 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करें, 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है। उसमें से 50,000 10 50,010 शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इज इट गवर्नमेंट कंपनी? आधे से ज्यादा शेयर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा नहीं चाहिए, 51%। अच्छा चलो, 1 लाख शेयर में से 51,000 शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ज्यादा नहीं है, एग्जैक्ट 51,000 है, चलेगा? क्योंकि इसमें मोर देन 51% नहीं बोला है, नॉट लेस देन 51% बोला है। व्हेन यू से नॉट लेस देन, तो उसका मतलब होता है इक्वल टू और मोर। नॉट लेस देन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू और मोर देन होता है। अब समझो कि यहाँ पे भी जैसे वो केस स्टडी है, ये कंपनी है, 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए का एक शेयर है। सारे शेयर कैसे हैं? फुल्ली पेड। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने शेयर है? 5,000 है। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट।
ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, फुल्ली पेड है, कितना हो गया? 1 लाख। इसके अलावा कंपनी ने 2,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं, पार वैल्यू 100 रुपीज है, शेयर फुल्ली पेड है, ये हो गया 2 लाख। सब मिला के कितना हो गया? 3 लाख। लेकिन इक्विटी शेयर कितने हैं? 1 लाख। डू यू नो कि वोटिंग पावर इक्विटी शेयर से मिलती है यूजुअली? ओके, 2,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप यूपी गवर्नमेंट के पास है, और एक भी इक्विटी शेयर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? Majority is saying no, it is not a government company, while actually it is a government company. अब पता है वहां क्या लिखा है? Not less than 51% of the paid up share capital. शेयर कैपिटल लिखा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है? जो पिछली वाली केस स्टडी मैंने बनाई थी वो फोकस्ड थी 51% पे, ये फोकस्ड है शेयर कैपिटल पर। What do you mean by equity share capital? Is it equity share capital or is it preference share capital or it includes both? When I say share capital, it means equity plus preference. तो equity plus preference करूंगा तो 3 लाख की पेड अप कैपिटल है, उसमें से गवर्नमेंट के पास कितनी पेड अप कैपिटल है? 2 लाख की, तो 66.67% हो गया, विच इज मोर देन 51%। सर इनके पास वोटिंग पावर तो है ही नहीं, वो भले ना हो, लॉ मेकर से गलती होगी लगता है ये, पर अब जो है वो है, तो फिर तो ये गवर्नमेंट कंपनी है। यस, इट इज ए गवर्नमेंट कंपनी। मैं आपको एक बात बताता हूं, कंपनी प्रोप्राइटरशिप में तो क्या होता है, एक ही आदमी होता है, तो वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है, नया बिजनेस करो, पुराना बिजनेस बंद कर दो, पैसे लगाओ, पैसे निकाल लो, डिविडेंड दो मत दो, व्हाटएवर, सिंगल पर्सन जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन कंपनी में ना बहुत सारे लोग होते हैं, 2, 7, 10, 500, 1000, डिसीजन कैसे लोगे सर? 1,000 लोग हैं कंपनी में, पूरे 1,000 लोग हाँ करेंगे तो हम काम करेंगे, 999 लोग हाँ कर दे और एक ना कर दे तो फिर हम वो वाला काम नहीं करेंगे। सोचो अगर फैसले ऐसे हों तो सारे ना ही में आंसर आएंगे, क्योंकि कोई न कोई एक हमेशा ऐसा होगा जो कह देगा ना। सर्वसम्मति, यूनानिमस कंसेंट मिलती ही नहीं है लाइफ में, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कंपनीज एक्ट ने क्या कह दिया कि कंपनी में डिसीजन कोई एक बंदा नहीं लेगा, लेकिन एट द सेम टाइम सबकी कंसेंट लेना भी जरूरी नहीं है। कंपनी में कोई भी मेजर डिसीजन हो गए तो वो शेयर होल्डर्स लेंगे, उनकी मीटिंग की जाएगी, वहां एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव, ऑफर पढ़ के सुनाया जाएगा और उनसे वोट करवाया जाएगा। अगर 50% से ज्यादा वोट फेवर में पड़ जाए, जब मैं कहता हूं 50% मतलब 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल, मान लो हम सब एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मेरे पास 90% पेड अप कैपिटल है, आप सबके पास मिला के 10% पेड अप कैपिटल है, मैंने अकेले ने फेवर में वोट कर दिया और आप 200 लोगों ने अगेंस्ट में वोट डाल दिया, एक वोट फेवर में, 200 वोट अगेंस्ट में, क्या आपको लगता है रेजोल्यूशन पास हो जाएगा? क्योंकि हम बंदे नहीं गिने जा रहे हैं, उनकी पेड अप कैपिटल गिनी जा रही है। अगर आधी से ज्यादा पेड अप कैपिटल फेवर में वोट कर दे तो बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ। कितनी पेड अप कैपिटल? आधे से ज्यादा, मोर देन 50% वोट्स आर कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, तो कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है। आपको पता है स्पेशल रेजोल्यूशन किसको कहते हैं? 75% और मोर, वहां कट ऑफ 50 था, यहां कट ऑफ 75 है, वहां मोर देन 50 कहा था, यहां 75% और मोर कहा है। एग्जैक्ट 75% पेड अप कैपिटल फेवर में वोट कर दे तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, और ज्यादा कर दे तब तो हो ही जाएगा। सर तो एक बात बताइए कि हम फैसला ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से लेंगे कि स्पेशल से लेंगे? डिपेंड्स। एक्ट के अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज लिखी है, कहीं लिख दिया ये डिसीजन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होगा, ये अरे भाई साहब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसमें ऑर्डिनरी से काम
नहीं चलेगा। इसमें कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन। समझे आप? आपका डिस्क्रिप्शन नहीं कि मैं कहाँ ऑर्डिनरी और कहाँ स्पेशल पास करूं, वो तो लॉ ने जगह जगह बताया हुआ है। कुछ डिसीजन इतने छोटे होते हैं कि शेयर होल्डर को कष्ट दिया ही नहीं जाता है। शेयर होल्डर्स अपने में से कुछ लोगों को या कुछ और लोगों को कंपनी चलाने का काम दे देते हैं कि यार देखो मैं तो बिजी हूं, आप कंपनी चला लो। ऐसे लोगों को कहते हैं डायरेक्टर्स, और उनके ग्रुप को कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। है ना? आप जैसे मैं, मुझे बॉम्बे जाना है, मैंने फ्लाइट टिकट बुक करे, पर मेरी इच्छा नहीं है प्लेन चलाने की, तो मैंने एक पायलट अपॉइंट कर दिया कि भाई तू चला ले, और अनाउंसमेंट करना और प्लेन का गेट बंद करना और खोलना, और है ना, ये सब मैं नहीं करना चाहता। तो मैंने और भी क्रू यानी एयर होस्टेस का अपॉइंटमेंट कर दिया, तो वो 4 एयर होस्टेस और 2 पायलट, 6 लोग मिला करके इस प्लेन को चला रहे हैं। मैं नहीं चला रहा भाई साहब, मैंने, हम 200 पैसेंजर्स ने इन लोगों को अपॉइंट कर दिया, यही चलाएंगे, इनकी जैसी इच्छा हो, अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसे कंपनी में भी कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते। जैसे मैं बहुत बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने मोदी जी को बोला देश आप चला लो। मैंने अपॉइंट किया है, 2014 में मैंने अपॉइंट करा, 19 में मैंने अपॉइंट करा, 24 में भी मैं ही अपॉइंट करूंगा। आप लोग रजिस्टर हो जाओ तो आप भी कह सकते हो कि हमने भी अपॉइंट करा। मोदी जी आई एम क्वाइट बिजी यार, मेरे पास समय नहीं है, आप एक काम करो, आप देश चला लो। मैंने अपॉइंट कर दिया। तो वो, और मेरे पास बताना छोटी छोटी बातों को लेकर ही, किसानों को एमएसपी देना है नहीं देना, तुम देख लो यार, मैं इधर बिजी हूँ। राइट? तो हमने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया, और अब वो क्या करेंगे? कंपनी चलाएंगे। तो हर छोटी छोटी बात के लिए डायरेक्टर जा जाके मम्मी मम्मी क्या करूं टाइप से नहीं करेंगे। डायरेक्टर खुद ही फैसला लेंगे। कंपनीज एक्ट में बहुत सारे पावर्स किसको दे रखे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंगल डायरेक्टर नहीं कर सकता डिसीजन, डायरेक्टर्स मिल के लेंगे। तो उसके लिए डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, और उसमें रेजोल्यूशन पास होते हैं। वहां वन डायरेक्टर को वन वोट होता है, पेड अप कैपिटल का कोई लफड़ा नहीं है। और वहां ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन भी नहीं होता है, बस मेजॉरिटी। 5 डायरेक्टर है तो आधे से ज्यादा वोट फेवर में पड़ जाए, आधे से ज्यादा तो 5 का था, कितना हुआ? 2.5। 5 का था तो कितना हुआ? 2.5। सर 2.25 वोट अगर फेवर में पड़ गए तो अब वो या तो 2 पड़ेंगे या तो 3। 3, 4 या 5 वोट फेवर में पड़ गए तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास। तो डे टू डे लाइफ का डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है? शेयर होल्डर्स। बोर्ड मीटिंग में सिर्फ रेजोल्यूशन पास होता है, दैट्स इट। लेकिन शेयर होल्डर मीटिंग में ऑर्डिनरी और स्पेशल। सर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। कैसे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। तो अब समझो ये डेफिनेशन डिफेक्टिव है। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट ना अकेली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लेगी क्या? ये जो कंपनी है, इस कंपनी की जब मीटिंग होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक शेयर होल्डर है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले अपने बलबूते पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लेगी? यस और नो? वोट कर लेते हैं, कितने बच्चे बोल रहे हैं यस? रेज योर हैंड, ऑनलाइन वाले भी हाथ उठा सकते हैं। लगभग आधे। और कितने कह रहे हैं कि नो, इट वोंट बी एबल टू पास? बचे हुए लोग हाथ घर रख के आए हैं। हाथ दो में से एक पे उठाना जरूरी है, नहीं तो अटेम्प्ट आगे बढ़ जाता है। चलो फिर से वोट करते हैं, कितने बोल रहे हैं यस, पास कर लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? कितने कह रहे हैं नो, इट कैन नॉट, उसके बस की बात नहीं है? अच्छा, बाकी लोग मई 25 में शिफ्ट हो गए। ओके, मेजोरिटी इज राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले रेजोल्यूशन पास कर लेगी। अरे आधे से ज्यादा वोट चाहिए, वो उनके पास हैं, और फिर भी ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। ये डिफेक्ट है, लॉ मेकर से ये गलती हो चुकी है। लॉ इज लॉजिक, ऐसा बोला था क्या मैंने कभी? लॉ ऐसा अकड़ अकड़ बम्बे बो करके नहीं बनता है, हर लाइन के पीछे एक लॉजिक है। पर कभी कभी उनसे गलती हो जाती है, तो इलॉजिकल चीजें भी क्या बन जाती है? लॉ बन गया। 51%। सर तो मेरा लॉजिक तो ये कह रहा है कि ये गवर्नमेंट कंपनी, मैं तो मानूंगा लॉ इज लॉजिक, बट लॉजिक इज नॉट लॉ। क्या कह रहा है तू बावरे? एक कहानी सुनो छोटी सी।
क्या हुआ, मैं इधर कार ड्राइव करके जा रहा था, भीड़ भाड़ वाली सड़क है, 10-15 की स्पीड पे गाड़ी धीरे 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 चल रही है। विजयनगर सर्कल की तरफ में पहुंचा जैसे ही, रेड सिग्नल था, पुलिस वाले भैया ने उसके पहले ही हाथ देके मेरे को बोला साइड में आ जा। मैंने बोला आ जाता हूँ। बोलता है सीट बेल्ट नहीं लगाया तूने। मैंने बोला देखो यार, मेरे पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, इंश्योरेंस है, मेरी गाड़ी पोल्यूट नहीं कर रही है, मैं ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने ट्रैफिक सिग्नल वायलेशन नहीं करा है, सारे नियमों का पालन कर रहा हूँ मैं। हाँ, सीट बेल्ट मैंने नहीं बांधा है। मैंने बोला साहब एक बात बताओ, ये सीट बेल्ट बांधते क्यों है? बोले ताकि अगर एक्सीडेंट हो जाए और तुम जाके जोर से भिड़ जाओ तो ऐसा ना हो कि तुम कांच फोड़ के बाहर निकल जाओ। काइनेटिक एनर्जी है, तुम चल रहे हो, गाड़ी रुक गई तो तुम बाहर निकल जाओगे कांच फोड़ के, स्टीयरिंग तुम्हारी छाती में ना घुस जाए, बलून खुल जाए, एयर बैग, और तुम्हारी जान बच जाए। मैंने बोला ये सब कब होता है? जब कम से कम 80, 90, 100 की स्पीड हो। मैं यहाँ 10 की स्पीड पे चल रहा हूँ, अगर मेरी गाड़ी किसी से टकरा गई ना तो ढंग से डेंट भी नहीं लगेगा, खाली स्क्रैच आएगा। गिव मी वन गुड रीजन कि यहाँ सीट बेल्ट लगा के कोई फायदा है क्या? भाई मेरी जान मुझे प्यारी है। ये लोग सीट बेल्ट की चेकिंग सिटी में करते हैं, हाईवे पे नहीं करते। हाईवे पे करना चाहिए ना। मैं तो एज सुन एज आई टच बाईपास, मुझे फिनिक्स भी जाना है ना, तो मैं जैसे ही बाईपास पर टच करूंगा आई मेक श्योर कि मेरा सीट बेल्ट बंधा हो, भले ही पुलिस चेक नहीं करो। भाई मेरी जान तो मेरी है ना, पुलिस चेक करे चाहे नहीं करे। मेरी गाड़ी में बैठे हुए बाकी लोगों को भी मैं इंसिस्ट करता हूं कि आप सीट बेल्ट लगाओ। मैंने बोला मैं लॉ अबाइड पर्सन हूं, बट मुझे लॉजिकली नहीं लगता। पर लॉजिक इज नॉट लॉ। लॉ इज लॉजिक ऑफ लॉ मेकर्स, योर लॉजिक इज नो। उसने बोला देखो भाई साहब, आपके बात में दम है, पर कानून में तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है। उसमें नहीं लिखा है कि सिटी में सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं है। तो आपको तो आप एक काम करो, फटाफट 100-200 रुपए का नोट निकाल करके दे दो। मैंने कहा नहीं भाई साहब, वो नहीं हो पाएगा, लॉ में लिखा है कि रसीद बनती है। बोले वो तो 500 की बनेगी। मैंने कहा हाँ बना दो। तो रसीद बन गई। लॉ इज लॉजिक, बट लॉजिक इज नॉट लॉ। कई बार अपने को ऐसा लगेगा कि यार ये इलॉजिकल है, बट ये लॉ है। लॉजिकली तो उसको गवर्नमेंट कंपनी मानना चाहिए, मगर ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। लॉजिकली इसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रूटीन कोर्स में राइट टू वोट होता ही नहीं है। पर लॉ के हिसाब से तो ये गवर्नमेंट कंपनी है। हमको भी सर आपकी कार में घुमाने ले चलो, हम भी सीट बेल्ट लगा के रखेंगे। प्रथम अगले 5 मिनट में अगर तू आ गया तो मैं ले चलूंगा, और नहीं आया तो मैं पेनल्टी लगा दूंगा तेरे ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। प्रथम आप चलना मेरे साथ, हाँ, मना मत करना। देखो अगर ये नहीं गया ना तो आप लोगों की जिम्मेदारी कि इसको पकड़ के मेरी कार में बिठाओ आप। सीट बेल्ट भी बांधूंगा और रस्सी भी रखी डिक्की में। पापा का नंबर दे देना मुझे, हाँ। हेलो सर, आपका बेटा किडनैप हो गया है। पता पड़ा, पापा वहां से बोले रख लो, मैं पैसे भिजवाऊंगा अगर आपने रख लिया तो, वापस छोड़ने आए तो पैसे नहीं मिलेंगे। चलो, 10,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक। लॉ इज लॉजिक। 10 रुपए का एक फुल्ली पेड, 1,000 प्रेफरेंस शेयर, 100 रुपए का एक, 50 रुपए पेड अप, राइट। अब मुझे बताओ, इसमें से मतलब 1 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं और 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर, टोटल इशूड कैपिटल कितनी है इनकी? 2 लाख। उसमें से 3,000 इक्विटी शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 3,000 इक्विटी शेयर यूपी गवर्नमेंट के पास है, और 3,000 इक्विटी शेयर एमपी गवर्नमेंट के पास है। सपोज तो 30,000 30,000 30,000 करके कितना हो गया? 90,000। या 3,000 3,000 3,000 करके कितना हो गया? 9,000। अब 10,000 में से 9,000 शेयर गवर्नमेंट के पास है,
क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? पर असल में तो शेयर इशूड कितने हैं? 2 लाख। तो 2 लाख में से गवर्नमेंट के पास कितना है? 90,000। तो प्रेफरेंस शेयर गिनेंगे क्या? शेयर कैपिटल चाहिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए? तो 2 लाख में से गवर्नमेंट के पास कितने हैं? 90,000। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? यस और नो? कितने बच्चे कह रहे हैं कि यस इट्स ए गवर्नमेंट कंपनी? यही सही जवाब है कि गलत है? ये सही है। अब आप सोचो कैसे। 2 लाख में 90,000 मत देखो, 1.5 लाख में 90,000 देखो। यार अब तू क्या बोल रहा है यार तरुण यार? मैं बता देता हूं। ये है पेड अप कैपिटल 50,000। 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। केस स्टडी फोकस कहां मार गई? पेड अप। जूम इन कर दिया पेड अप के ऊपर। इशूड 2 लाख है, पेड अप कितनी है? 1.5 लाख। तो फिर ये 1.5 लाख में से 90,000। अच्छा, आप 1.5 लाख नहीं समझते होंगे। 1,50,000 पेड अप कैपिटल है। Out of 1,50,000 of the paid up capital, governments are holding 90,000 of the paid up capital, which is 60%. 80,000 on 150 is 60%. Hence, it is a government company. देखो ना कहाँ जूम इन करके केस बना देंगे। नॉट लेस देन पे जूम इन कर दें, 51% पे जूम इन कर दें, पेड अप पे जूम इन कर दें, शेयर कैपिटल पे जूम इन कर दें, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स पर जूम इन कर दें। एक और केस स्टडी समझो। एक कंपनी है, उसका नाम है जी लिमिटेड। उसके 100% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है जी लिमिटेड? जी लिमिटेड के पास ए लिमिटेड के 60% शेयर्स हैं और बचे हुए 40% शेयर तरुण महाजन के पास है। अब बोलो, क्या ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है? अरे, ए लिमिटेड का एक भी शेयर गवर्नमेंट के पास नहीं है। हाँ, लेकिन वो सब्सिडरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए दैट विल बी डीम्ड टू बी अ गवर्नमेंट। सर एक बात बताओ, अगर हम गवर्नमेंट कंपनी साबित हो गए तो कोई तीर मार लेंगे हम? कुछ उखाड़ लेंगे? हाँ। कंपनीज एक्ट के बहुत से सेक्शंस गवर्नमेंट कंपनी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, उनको एग्जम्पशन दे दिया। अरे, ये एक्ट बनाया क्यों? ताकि इन कंपनियों पर नजर रखें, इनको रेगुलेट करेंगे, ढंग से काम करें। नहीं समझे आप? जैसे आप बोलो, जब भी आप थोड़े छोटे थे और पापा हम फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाएं तो पापा बोले मैं छोड़ने चलूंगा, मैं लेने आऊंगा। राइट? अब पापा घर से कह के जा रहे हैं कि भाई मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रहा हूँ, तो आप बोलो पापा ये सब नहीं चलेगा, मैं छोड़ने चलूंगा, मैं लेने आऊंगा, बल्कि मैं वहीं रुकूंगा, नजर रखूंगा। यार वो सेल्फ रेगुलेटेड हैं, बड़े हैं, वो अपना भला बुरा समझते हैं। उनको कोई किडनैप करके वैसे तो ले जा सकता है, बट चांसेस कम हैं। तो मतलब आप कंपनी में नजर क्यों रख रहे हो कि गड़बड़ करेगी? तो सरकार ने एक्ट बना के उस पर नजर रख रही है। अभी तो सरकार खुद ही इस कंपनी की मालिक है, तो सरकार विल टेक केयर। हालांकि मेरे को सरकार पे सबसे कम भरोसा है कि वो कानून का पालन करेंगे, पर सरकार ये मान रही है कि हम तो सरकार हैं, हम क्यों लॉ का वायलेशन करेंगे? हम तो लॉ अबाइड हैं, हम तो कानून का ढंग से पालन करेंगे। अरे हम सरकार हैं, हम खुद को थोड़ी छूट दे लेते हैं, हमको ये वाली सेक्शन एप्लीकेबल नहीं। बताओ, ऐसा करा है, चीटिंग कर रहे हैं लोग, पर अब ऐसा ही है। समझे आप? ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।